रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी हिंदी के पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 65 है। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 27/11/2021 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर सेकंड शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। तो इस शिफ्ट में जो हिंदी के 40 से प्रश्न पूछे गए थे, किस तरीके के पूछे गए थे, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आंसू के कवि कौन है। तो किसके द्वारा आंसू पुस्तक की रचना की गई है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो यह रचना हो जाती है जयशंकर प्रसाद की। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि देसिल बायना सब जिन मिठा ती तैसन जपाओ अबट्टा, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो यह लाइन कौन से रचनाकार की है। 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो यह रचना हो जाती है विद्यापति की। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि श्री देवी के लिए सुवर मिला है। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है। तो बताओ सु कैसा विशेषण है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो यह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि अरे है ए ओए इत्यादि इनमें किस प्रकार के अव्यय हैं। तो ये कैसे अव्यय हैं। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं आश्चर्यबोधक अव्यय। 4 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है कि पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। पान खिलाना। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा सगाई करना। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो बताओ इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो हो जाएगा अविभाज्य। 6 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है प्रातःकाल में। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा प्रातः। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है किरण का पर्यायवाची शब्द। 8 का आंसर आपको देना है। 8 नंबर प्रश्न के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं वो ये रहे। तो ये हो जाएगा रोज। ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आत्मजयी काव्य के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। तो बताओ किसको मिला था आत्मजयी काव्य के लिए व्यास सम्मान। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कुंवर नारायण को मिला था। 9 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद में। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 351 में हो जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 11 नंबर का प्रश्न कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये नागपुर में संपन्न हुआ था। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है। तो बताओ कौन सा अलंकार माना जाता है। 12 का आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है।
तो इसे अनुप्रास अलंकार माना जाता है। 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है, 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया 14 से 16 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। तो चलिएगा पढ़ते हैं। तो प्राचीन तमिल काव्य परंपरा संघ काव्य के नाम से काल के अनुसार मुदल संगम, इंडे संगम और कंडे संगम के नाम से विभाजित है। प्राचीन काल में ग्रामों की संख्या अधिक थी और जनपदों की संख्या न्यून। ग्रामों के लोग प्रकृति के माध्यम अपना जीवन यापन करते थे। वह जीवन यापन भी अधिकतर कृषि, धर्म, मछली पकड़ना, आखेट करना, जीवन उपयोगी बर्तन बनाना आदि के रूप में था तथा उत्पन्न और प्राप्त वस्तुओं के विक्रय करने के लिए समुद्री यात्रा भी उनके जीवन का अंग था। प्राचीन काव्यों में लोगों के जीवन क्षेत्र के आधार पर काव्य भी कुरंजी पर्वत तथा पर्वत तटीय प्रदेश, मूल्य वन और वन प्रांतर प्रदेश, नेदल समुद्र तटीय क्षेत्र, मरुदम कृषि क्षेत्र और पाले मरुभूमि और बंजर प्रदेश के रूप में विभक्त हुआ। तो चलिएगा, हमने अनुच्छेद पढ़ लिया, उसके बाद उसके उत्तर देते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि नेदल शब्द किस क्षेत्र से है। तो कौन से क्षेत्र से नेदल शब्द संबंध रखता है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है समुद्र तटवर्ती क्षेत्र से। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि मरुदम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये मरुदम संबंध रखता है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो इसका संबंध हो जाता है कृषि से। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन तमिल संघ काव्य के काल विभाजन के क्रम में कौन सा सही क्रम है। तो कौन सा सही क्रम है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनमें से जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा मुदल संगम, इंडस संगम और कंडय संगम। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो बताओ यहाँ पर क्रिया कौन से काल का बोध करा रही है। लता मंगेशकर गाती हैं। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है आपके सामने कि सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा समास लगा हुआ है सत्याग्रह में। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है बहुब्रीहि समास। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है कवियत्री। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी सही है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त जो सही लिखा है वो तीसरे वाले ऑप्शन लिखा है। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परंपरा जो पहले वाले ऑप्शन में लिखा है वो सही है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा परंपरा, यह एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो बताओ यहाँ पर कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर के क्या होगा। 22 का आंसर आपको देना है। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो यह एक पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। 22 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है। तो बताओ वहाँ पर कौन सा होता है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिन पंक्तियों में नायक या नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ पर रस की दृष्टि से श्रृंगार रस होता है। 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पर संख्या 24 आ जाता है कि मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो बताओ यहाँ पर कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि अग्र का विलोम शब्द क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? 25 का आंसर आपको देना है। तो अग्र का जो विलोम शब्द है वो हो जाता है पश्च। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है विश्व हिंदी सचिवालय? 26 का आंसर आपको देना है। तो ये मॉरिशस में हो जाता है। 26 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो बताओ ये कभी कभी कैसा क्रिया विशेषण है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अध्यापक को पुरस्कार दीजिएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो यह कर्म कारक हो जाएगा। 28 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 29 है कि क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो बताओ क्या है? तो क्षत्रिय शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो होता है आपका खत्री। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा शिष्टता में? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो इसमें प्रत्यय है वो ता प्रत्यय है, यानी 30 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का जो उदाहरण है वो हो जाता है ऋषि। 31 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो बताओ कौन सी नहीं है द्रविड़ भाषा? 32 का आंसर आपको देना है। तो मराठी है वो द्रविड़ भाषा नहीं है। 32 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 के प्रकार का विशेषण है। तो बताओ 10 ये कैसा क्रिया विशेषण है? ये आपको बताना है। 33 का राइट आंसर तो 10 यह संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो नवोन्मेष का जो सही संधि विच्छेद है वो नव प्लस उन्मेष हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हिंदी दिवस? तो हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 35 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो बताओ कौन नहीं है कनक शब्द का अर्थ? 36 का आंसर आपको देना है। 36 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो छल ये कनक शब्द का अर्थ नहीं है। 36 का पहला ऑप्शन आप देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय क्या है? तो बताओ क्या है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेंडमेंट का जो हिंदी पर्याय है वो संशोधन हो जाता है। 37 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 38 आ जाता है कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो बताओ यह एक ऐसा वाक्य मैं विदेश नहीं जाऊंगा। 38 का आंसर आपको देना है। 38 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो यह एक निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। 38 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि 80 की आमद 90 खर्चे। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगा इस लोकोक्ति का अर्थ? 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो 80 की आमद 90 खर्च। इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाता है आय से अधिक खर्च। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
39 हो गया। 40 और अंतिम प्रश्न है आपके सामने की छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी, ये सब किस विधा की रचना है? तो बताओ ये कैसी विधा की रचनाएं हैं, ये आपको बताना है। ये उपरोक्त पांचों तो ये हो जाती हैं कहानी विधा की रचनाएं। 40 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।